अवतार द लास्ट एयरबेंडर का पहला सीजन हमें एक ऐसी दुनिया से परिचित कराता है जो 4 महान राज्यों में बटा हुआ है। अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु। हर राज्य के लोग अपने अपने तत्व को नियंत्रित करने की अनोखी कला में माहिर हैं, लेकिन फायर नेशन का शासक लॉर्ड सोजिन पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। अपनी इस योजना को पूरा करने के लिए वो पहले ही अगले अवतार को खत्म करने का फैसला करता है। अवतार वो शक्तिशाली व्यक्ति होता है जो हर पीढ़ी में जन्म लेता है और चारों राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखता है। जब सोजिन को पता चलता है कि अगला अवतार एयर नोमैड्स में जन्म लेने वाला है, तभी आसमान में एक दुर्लभ धूमकेतु आता है जो अग्नि नियंत्रकों की ताकत कई गुना बढ़ा देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सोजिन अपनी विशाल सेना के साथ एयर नोमैड्स पर हमला कर देता है और उनका लगभग पूरी तरह सफाया कर देता है। इसी हमले के दौरान युवा एयरबेंडर आंग को उसके गुरु भाई ग्यात्सो बताते हैं कि वही नया अवतार है। ये सुनते ही आंग अपने उड़ने वाले साथी अप्पा के साथ वहां से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में भयंकर तूफान आ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए आंग अपनी अवतार शक्ति का इस्तेमाल कर खुद और अप्पा को बर्फ के एक विशाल ग्लेशियर में कैद कर देता है। करीब 100 साल बाद दक्षिणी जल जनजाति के भाई बहन कतारा और सोक्का उस बर्फ को तोड़कर आंग और अप्पा को आजाद करते हैं। कतारा एक वाटरबेंडर बनने की ट्रेनिंग ले रही होती है, जबकि सोक्का अपने पिता के युद्ध पर जाने के बाद अपने कबीले की जिम्मेदारी संभाल रहा होता है। सोक्का आंग से नाराज रहता है क्योंकि उसे लगता है कि अवतार के 100 साल तक गायब रहने की वजह से फायर नेशन पूरी दुनिया पर हावी हो गया। दूसरी तरफ आंग को ये जानकर गहरा सदमा लगता है कि उसके सभी अपने लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो अपनी जाति का आखिरी एयरबेंडर बन चुका है। उधर फायर नेशन का राजकुमार ज़ूको अपने चाचा और गुरु आयरोह के साथ कई सालों से अवतार की तलाश में भटक रहा है। 3 साल पहले उसके पिता फायर लॉर्ड ओजाई ने युद्ध जीतने के लिए नई भर्ती हुए सैनिकों की पूरी टुकड़ी की बलि देने का फैसला किया था। ज़ूको ने इस निर्दयी फैसले का खुलकर विरोध किया, जिससे नाराज होकर ओजाई ने अपने ही बेटे को अग्नि द्वंद्व के लिए चुनौती दे दी। उस मुकाबले में ओजाई ने ज़ूको को बुरी तरह हरा दिया, उसके चेहरे पर हमेशा के लिए गहरा निशान छोड़ दिया और ये कहते हुए उसे राज्य से निकाल दिया कि दया करना कमजोरी होती है। अब ज़ूको की वापसी तभी संभव है जब वो अवतार को पकड़कर अपने पिता के सामने पेश करे। कुछ समय बाद ज़ूको अपनी सेना के साथ दक्षिणी जल जनजाति पहुंच जाता है। उसकी मौजूदगी का पता चलते ही आंग, कतारा और सोक्का अप्पा पर सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में आंग अपने पुराने एयर टेम्पल के खंडहर देखता है। अपने घर की बर्बादी देखकर वो कसम खाता है कि वो चारों तत्वों की शक्ति में महारत हासिल करेगा, अपने लोगों का बदला लेगा और पूरी दुनिया में फिर से संतुलन स्थापित करेगा। इस सफर में कतारा और सोक्का उसके साथी और रक्षक बनने का फैसला करते हैं। तभी उनकी मुलाकात उड़ने वाले प्यारे जीव मोमो से होती है, जो उनके दल का हिस्सा बन जाता है। उनकी पहली मंजिल क्योशी आइलैंड होती है। वहां आंग पूर्व अवतार क्योशी के मंदिर में जाता है। क्योशी की आत्मा उसे अपनी शक्तियों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सिखाती है और साथ ही चेतावनी देती है कि जल्द ही नॉर्दर्न वाटर ट्राइब पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। दूसरी ओर सोक्का की दोस्ती द्वीप के मुखिया की बेटी सूकी से होती है। सूकी उसे क्योशी वॉरियर्स की लड़ाई की कला सिखाती है और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार की शुरुआत होने लगती है। इसी बीच फायर नेशन का कमांडर झाओ भी जान जाता है कि ज़ूको अवतार की तलाश कर रहा है। वो सोचता है कि अगर वो खुद आंग को पकड़ ले तो सारी तारीफ उसे मिलेगी, इसलिए वो भी अवतार को पकड़ने की योजना बना लेता है। जब झाओ और ज़ूको की सेनाएं क्योशी आइलैंड पहुंचती हैं, तब सोक्का, सूकी और क्योशी वॉरियर्स मिलकर उनका मुकाबला करते हैं। उसी दौरान अवतार क्योशी आंग के शरीर पर नियंत्रण कर लेती है और अपनी अपार शक्ति से फायर नेशन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। खतरा टलने के बाद आंग दोबारा अपने शरीर पर नियंत्रण पा लेता है और फिर कतारा व सोक्का के साथ क्योशी द्वीप के लोगों को अलविदा कहकर आगे बढ़ जाता है। उधर फायर नेशन में कुछ विद्रोही फायर लॉर्ड ओजाई की हत्या करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी बेटी अजूला उनकी पूरी योजना नाकाम कर देती है। इसके बाद ओजाई उन सभी विद्रोहियों को मौत के घाट उतार देता है। हालांकि अजूला के मन में एक अलग ही साजिश चल रही होती है। वो चाहती है कि ज़ूको अपने मिशन में असफल हो जाए ताकि राजगद्दी की उत्तराधिकारी वही बन सके। इसी वजह से वो झाओ के साथ हाथ मिला लेती है और ओजाई को भी मना लेती है कि झाओ को एडमिरल बना दिया जाए। इधर आंग, कतारा और सोक्का अपनी अगली यात्रा में अर्थ किंगडम के प्रसिद्ध शहर ओमाशू पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात कुशल आविष्कारक साई और उसके बेटे टियो से होती है। लेकिन ये शहर कई सालों से फायर नेशन के लगातार हमलों और अत्याचारों का सामना कर रहा होता है। आए दिन होने वाले विस्फोटों से परेशान होकर आजादी के लिए लड़ने वाला जेट ये मान लेता है कि राजा कुछ नहीं कर रहा, इसलिए वो उसे मारने की योजना बनाता है। लेकिन समय रहते कतारा और सोक्का उसकी इस कोशिश को नाकाम कर देते हैं। इसी दौरान आंग को पकड़कर ओमाशू के राजा के सामने लाया जाता है। वहां पहुंचकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि राजा कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त बूमी होता है। अब वो बूढ़ा हो चुका है और फायर नेशन के अत्याचारों से पूरी तरह निराश हो गया है।
दूसरी ओर भूमि आंग से नाराज रहता है क्योंकि उसे लगता है कि वो 100 साल तक दुनिया को उसके हाल पर छोड़कर गायब रहा। इसलिए वो आंग को मौत तक लड़ने की चुनौती दे देता है। लड़ाई शुरू होते ही सोक्का और कतारा आंग की मदद करते हैं और आखिरकार भूमि हार मान लेता है। इसके बाद आंग उसे समझाता है कि वो अपने दोस्तों की मदद से ही दुनिया में दोबारा संतुलन ला सकता है। आंग की बातें सुनकर भूमि के अंदर फिर से उम्मीद जाग जाती है। उसी समय साई अपने किए पर पछतावा जताता है। वो बताता है कि फायर नेशन उसके बेटे टियो की जान की धमकी देकर उससे बम बनवाता रहा, लेकिन अब वो राजा भूमि का साथ देने का फैसला करता है और ओमाशु में छिपे फायर नेशन के जासूसों को खत्म करने में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद आंग, कतारा और सोक्का एक पास के गांव के लोगों को बचाने के लिए स्पिरिट वर्ल्ड पहुंचते हैं। वहां सोक्का की मुलाकात पहले एक दोस्ताना लोमड़ी जैसी आत्मा से होती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो और कतारा कोह द फेस स्टीलर नाम की खतरनाक आत्मा के जाल में फंस जाते हैं। इधर आंग की मुलाकात अपने पुराने गुरु ग्यात्सो से होती है, जो लंबे समय से स्पिरिट वर्ल्ड में उसी का इंतजार कर रहे थे। ग्यात्सो बताते हैं कि कोह जल्द ही अपने सभी कैदियों की आत्माएं निगल जाएगा और उसे हराने का तरीका केवल पूर्व अवतार रोकू को पता था। ये सुनकर आंग तुरंत वास्तविक दुनिया में लौटता है और रोकू के मंदिर पहुंचकर उसकी आत्मा से मार्गदर्शन मांगता है। रोकू उसे एक खास मूर्ति देता है जिसे उसने कभी कोह की मां से लिया था। वो बताता है कि अगर आंग ये मूर्ति कोह को लौटा देगा तो बदले में वो कतारा, सोक्का और गांव वालों की जान बचा सकता है। मंदिर से बाहर निकलते ही इनाम की शिकारी जून आंग को पकड़ लेती है और उसे जूको तथा आयरोह के हवाले कर देती है। लेकिन तभी एडमिरल झाओ वहां पहुंच जाता है। वो जूको का जहाज अपने कब्जे में लेकर खुद आंग को गिरफ्तार करना चाहता है। ऐसे में जूको झाओ के खिलाफ जाकर आंग को आजाद कर देता है। हालांकि जब आंग उसके इस अच्छे काम के लिए उसका धन्यवाद करता है तो जूको को अपने पिता की बात याद आ जाती है कि दया करना कमजोरी होती है और उसका मन एक बार फिर अवतार के खिलाफ कठोर हो जाता है। इसके बाद आंग तुरंत स्पिरिट वर्ल्ड वापस लौटता है और कोह को वो मूर्ति सौंप देता है। बदले में कोह, कतारा, सोक्का और गांव के सभी लोगों को आजाद कर देता है। इसके बाद आंग और उसके साथी आखिरकार नॉर्दर्न वाटर ट्राइब पहुंचते हैं, जिसके बारे में अवतार क्योशी ने पहले ही बड़े खतरे की चेतावनी दी थी। वहां के प्रमुख चीफ आनुक उनका शानदार स्वागत करते हैं। इसी दौरान सोक्का की मुलाकात उनकी बेटी प्रिंसेस यूए से होती है और वो उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। यूए बताती है कि स्पिरिट वर्ल्ड में सोक्का को जो रहस्यमयी लोमड़ी दिखाई दी थी वो वास्तव में वही थी। बचपन में उसकी हालत बेहद गंभीर थी, इसलिए उसके पिता ने मून स्पिरिट की शक्ति से उसकी जान बचाई थी। तभी से उसे आत्माओं की दुनिया से जुड़ने की विशेष क्षमता मिल गई। उधर कतारा को पता चलता है कि वाटर बेंडिंग गुरु पाक्कू उसे प्रशिक्षण देने से मना कर देते हैं, क्योंकि इस कबीले के नियमों के अनुसार महिलाएं युद्ध नहीं लड़ सकती। ये सुनकर कतारा सीधे पाक्कू को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दे देती है। हालांकि मुकाबले में वो हार जाती है, लेकिन उसकी हिम्मत और जज्बे से प्रभावित होकर पाक्कू आखिरकार उसे प्रशिक्षण देने और लड़ाई में शामिल होने की अनुमति दे देता है। दूसरी ओर आंग पानी की कला सीखने की उम्मीद में अवतार कुरुक के मंदिर पहुंचता है, लेकिन उसे प्रशिक्षण देने के बजाय कुरुक चेतावनी देता है कि अपने दोस्तों से उसका गहरा लगाव ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, जो उसे अपनी असली ताकत तक पहुंचने से रोक रहा है। इसी बीच एडमिरल झाओ जूको को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के इरादे से उसका जहाज उड़ा देता है। फिर वो आयरोह को अपने साथ युद्ध में शामिल होने का आदेश देता है, क्योंकि फायर नेशन अब नॉर्दर्न वाटर ट्राइब पर बड़ा हमला करने वाला होता है। हालांकि जूको इस विस्फोट से बच निकलता है और अपनी पहचान छिपाकर झाओ के सैनिकों में शामिल हो जाता है। कुछ ही देर में फायर नेशन की विशाल सेना नॉर्दर्न वाटर ट्राइब पर हमला बोल देती है। कतारा और बाकी महिला वाटर बेंडर्स भी पाक्कू और उसकी सेना के साथ मोर्चा संभाल लेती हैं। लेकिन जब दुश्मन धीरे धीरे पूरे शहर पर कब्जा करने लगता है, तब झाओ सीधे स्पिरिट ओएसिस पहुंच जाता है। आयरोह उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, फिर भी झाओ मून स्पिरिट की हत्या कर देता है। इसके साथ ही सभी वाटर बैंडर्स अपनी शक्तियां खो बैठते हैं और फायर नेशन के सामने लगभग असहाय हो जाते हैं। जब हर तरफ हार निश्चित दिखाई देने लगती है, तभी आंग अवतार स्टेट में प्रवेश करता है और ओशन स्पिरिट के साथ एकाकार हो जाता है। देखते ही देखते वो एक विशाल समुद्री आत्मा का रूप धारण कर लेता है और अकेले ही फायर नेशन की सेना पर टूट पड़ता है। इस बीच भेष बदल कर लड़ रहा जूको अपनी पहचान उजागर कर झाओ का सामना करता है। तभी झाओ ये भी बता देता है कि वो अजूला के साथ मिल चुका है और अब जूको को खत्म करना चाहता है। लेकिन हमला करने से पहले ही आयरोह आगे बढ़ता है और झाओ को मार गिराता है, जिससे जूको की जान बच जाती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। उधर बचपन में मून स्पिरिट की शक्ति पाने वाली प्रिंसेस यूए एक बड़ा बलिदान देती है। वो खुद नई मून स्पिरिट बनने का फैसला करती है, जिससे वाटर बेंडर्स की शक्तियां वापस लौट आती हैं और फायर नेशन की सेना को आखिरकार पीछे हटना पड़ता है। युद्ध समाप्त होने के बाद आंग अपने साथियों के साथ फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। अब कतारा उसकी नई वाटर बेंडिंग टीचर बन चुकी होती है, लेकिन आंग को ये बिल्कुल पता नहीं होता कि नॉर्दर्न वाटर ट्राइब पर हुआ हमला केवल अजूला की चाल थी। इसी दौरान उसने ओमाशु पर कब्जा कर राजा भूमि को कैद कर लिया। ये सब फायर लॉर्ड ओजाई की पूरी दुनिया पर राज करने की योजना का हिस्सा था। और अब
100 साल बाद सोजिन का धूमकेतु एक बार फिर लौटने वाला था, जिसकी शक्ति से फायर नेशन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बनने वाला था। शायद इस बार उन्हें रोक पाना, यहां तक कि अवतार के लिए भी बेहद मुश्किल साबित होने वाला था। इसी के साथ इस सीजन का अंत हो जाता है। अगर आप सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।